प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन टीचिंग की श्रृंखला में आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर रेणु मित्तल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पूर्व के वीडियो में हमने शीत युद्ध के बारे में चर्चा करी थी कि शीत युद्ध की आवश्यकता तो क्या, शीत युद्ध का क्या कारण थे और इसकी समाप्ति के क्या कारण रहे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव रहा। इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। इसी तरह से एक शीत युद्ध की समाप्ति के दौरान ही एक मूवमेंट सामने आया था जिसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व था वो धीरे धीरे दो मुख्य गुटों में बट गया था, जिसमें एक गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश, जिसके कर्ता धर्ता या प्रेरणा स्रोत अमेरिका थे, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। इन दोनों गुटों की जो प्रतिद्वंदिता को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है या शीत युद्ध के युग से जाना जाता है। शीत युद्ध का दौर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू होकर सोवियत संघ के विघटन वर्ष यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1990-91 तक चला था। 1940 से 50 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व स्तर पर कई देश उपनिवेशवाद की स्वतंत्रता से हो गए थे, यानी कि उनको उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो गए थे, उनकी दासता से उनको मुक्ति मिल गई थी। और इसी श्रेणी में भारत भी शामिल था, क्योंकि भारत को भी हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से 1947 में छुटकारा मिला था, स्वतंत्रता मिली थी। इस बीच में जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये कंपटीशन था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने गुटों में शामिल किया जाए, किंतु उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए नवीन देश किसी भी युग में किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्हें लगता था कि यदि किसी ग्रुप में शामिल हुए तो वे किस सैन्य संघर्ष में, किसी भी सैनिक लड़ाई में फिर से फंस सकते हैं। इसलिए उनका ये मानना था, उनके स्वतंत्रता सेनानियों का ये मानना था कि फिर उनको जो स्वतंत्रता मिली है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए इन नवीन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल देश हैं वो अमेरिका और सोवियत संघ के जो गुट थे उनसे पूरी तरह दूर रहे थे। भारत ने भी अपनी जो विदेश नीति थी उसमें गुटनिरपेक्षता के तत्व को अपनाया था और वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया था, ताकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में किसी भी प्रकार के संघर्ष से बहुत दूर रहे और अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सके और अपना ध्यान केंद्रित कर सके। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होकर अपनी विदेश नीति में काफी हद तक स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर लिया था। आप सभी वैसे तो जानते हैं कि 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम प्रयास बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और जब से इसकी स्थापना हुई है उसके बाद इसके सदस्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस समय भी भारत सहित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 120 विकासशील देश हैं और इस समूह में 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व 17 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यूएनओ के बाद में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, नाम जिसको बोलते हैं, वह सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का मंच कहा जा सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन
की जो संरचना है वो मुख्य रूप से इसमें जो भारत के जो प्रणेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसमें सुकर्णो, मार्शल टीटो का भी योगदान रहा है। हाल ही में हम ये मान सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष क्यों चर्चा में है, इसकी क्या जरूरत है। तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो तत्व है वो एक विशेष काल, स्पेसिफिक एरा एंड कंटेंट के संदर्भ से ही प्रासंगिक नजर आता है, क्योंकि भारत अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से, गुटनिरपेक्षता से बहुत आगे निकल आया है, और ये जो आंदोलन था वो एक खास दौर के लिए था। अब भारत एक अलग दौर में, मतलब भारत ना तो पूरी तरह से विकासशील है और ना पूरी तरह से विकसित है, लेकिन विकासशील से ऊपर है और विकसित से थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सीढ़ी से थोड़ा ऊपर हो गया है। अब ये आता है कि वास्तव में इसके क्या उद्देश्य थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या उद्देश्य थे। देखो कि शीत युद्ध की राजनीति में शामिल नहीं होना और अमेरिका तथा सोवियत संघ की राजनीति में शामिल नहीं होना, ये एक मुख्य उद्देश्य गुटनिरपेक्षता का कहा जा सकता है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश ये मानते थे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान हो, जिसमें उनको किसी भी अर्थ में किसी के नियंत्रण में नहीं रहना पड़े। ऐसी स्थिति में जो देश अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बने थे, जो उपनिवेशवाद से आजाद हुए थे, उनकी स्वतंत्रता का अनुरक्षण करना तथा जो देश अभी उपनिवेशवाद के चंगुल से नहीं निकल पाए थे, उनकी आजादी के लिए प्रयत्न करना ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य कहा जा सकता है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जो एक यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो ज्यादातर जो झगड़ा किस बात का था कि जो परमाणु शक्तियों का आविष्कार था, परमाणु अस्त्र शस्त्रों का जो लगातार वृद्धि हो रही थी, उनको रोकना सबसे बड़ा इस आंदोलन का उद्देश्य रहा है। तीसरी बात इसमें हम कह सकते हैं उसके उद्देश्यों में कि वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह के सैनिक संघर्षों को हतोत्साहित करना, उनको रोकना तथा इससे दूरी बनाए रखना भी इसका मुख्य रूप से उद्देश्य कहा जा सकता है। रंगभेद नीति का भी विरोध करना, और उस समय दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जो रंगभेद की नीति काफी तीव्र थी, इनको वैश्विक स्तर पर लोगों के साथ भेदभाव मिटाना, ये सब भी गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य माना जाता है। और एक और बात उसमें आई थी कि भाई लोग जो इन तरह के युद्धों में लोगों की जनधन की बहुत ज्यादा हानि होती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कि लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए और अधिक से अधिक मंच पर लोग एक दूसरे के हितों की रक्षा कर सकें, देश एक दूसरे के हितों की रक्षा कर सकें, उसमें रहने वाली जनता की रक्षा कर सकें, इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी। तो ये कुछ उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा करी, लेकिन वास्तव में जो अर्थ है वो अलग अलग लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग बताया है। कि भाई ये तो एक क्लियर बात हो गई कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, मोटा मोटा सा। लेकिन इसका ये नहीं है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ कि भाई सही और गलत में अंतर करके सही नीति का ही समर्थन करेगा। जॉर्ज लिस्का ने इसका सही अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्विट्जरलैंड हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है उचित और अनुचित का भेद जानकर उचित का साथ देना। तो गुटनिरपेक्षता के बारे में ये कुछ हमने आपसे चर्चा करी कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, क्योंकि तटस्थता क्या होती है, वो एक उदासीनता को प्रकट करती है, जबकि गुटनिरपेक्षता का विचार क्या है, वो एक सकारात्मक विचार है, एक सक्रिय विचार है, और इसके द्वारा विश्व समस्याओं
का बिना गुटों के समाधान किया जा सकता है और ये एक सक्रिय विचार है। जैसे कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध करने पड़े, फिर भी वह गुटनिरपेक्ष देश है, क्योंकि तटस्थता युद्धों में भाग लेने पर समाप्त हो जाती है। स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न तो वह किसी भी युद्ध में शामिल हुआ है और न ही उसे किसी सैनिक संगठन की सदस्यता प्राप्त है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता की नीति नहीं है। दूसरी बात आती है, एक तो हो गया कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। दूसरी बात इसमें आती है कि गुटनिरपेक्षता अलगाववाद, अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, मतलब पृथकतावाद नहीं है। इसका अर्थ होता है कि अपने को दूसरे आइसोलेट कर लेना, मतलब कि दूसरे की प्रॉब्लम से दूर रखना। जैसे अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में इस नीति का अनुसरण किया था। लेकिन आप लोगों को ये क्लियर रहना चाहिए कि गुटनिरपेक्षता भी अलगाववाद की नीति नहीं है, क्योंकि देखो भारत ने शीत युद्ध में किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया, लेकिन दोनों गुटों के मध्य तनाव को कम करने का भी प्रयास किया। अलगाववाद, आइसोलेशन की नीति नहीं अपनाई है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद तथा अलगाववाद की नीति नहीं है। यह एक ऐसी नीति है जो सैनिक गुटों से दूर रहते हुए भी उनके काफी निकट है। तो इस तरह से हमने आज ये शुरू किया है गुटनिरपेक्षता। इसको हम एक एक पॉइंट को लेकर के धीरे धीरे समझाएंगे। आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।